अब तक आपने सुना कि थीसिस खत्म होने की खुशी में चंदर, सुधा और बिंती मिठाइयाँ खा रहे। खैर बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देखा और पूछा, कहाँ गई बिंती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले मिठाई खाओगे? वो पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों? इम्तिहान तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विदुषी का दूसरा खंड तो दे रही है ना सितंबर में। सुधा बोली। अच्छा बुलाओ बिस्रिया को भी, चंदर बोला। अच्छा मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा। सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दे, अब तो खत्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस ना लिखते तो तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा। तो फिर कन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फोटो खिंचवाएंगे। सुधा ने मचल कर बोला। इतने में नौकर मिठाई लेके आया। लाओ बिंती को बुला लाओ। चंदर ने कहा। बिंती आई? तुम पढ़ चुकी? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, बिंती बोली। अच्छा अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाया जाए, चंदर ने कहा। अच्छा कहकर बिंती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचीन, ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की है? मुझे मालूम है, बिंती मुस्कुराते हुए बोली। उनके यहाँ आज गए होंगे पम्मी के यहाँ, फिर आज उस दिन जैसे कुछ बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर झेप गया। बिंती चली गई बिस्रिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ ये है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ लेकिन अब खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है गेसु, हमसे भी ज्यादा गेसु से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती हैं जब मिलती हैं तब। सुधा बोली। और कविता भी करती है ये, तुम एक बार कह रही थी, चंदर ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें ये जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी। तो कविता नहीं लिखती? ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना, चंदर बोला। चला तुम्हारा नारी पुराण। सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए, आगे आगे बिंती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? बस अद्वितीय, कवि बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय, बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं साथ ही? चंदर ने पूछा। सुधा और बिंती दोनों हंस दी। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात कही थी, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा, फिर खुद हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर मास्टर साहब भी खूब हैं। एक दिन बिंती को महादेवी की वो कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जलजाल जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और बिंती दोनों हंस पड़े। बिस्रिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला, हाँ भाई क्या करे कपूर, तुम तो जानती हो मैं भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्चे में एक करुण रस का गीत आ गया अर्थ लिखने को। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़कों की कॉपी देखने उठाऊं तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बड़ी रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आग के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिस्रिया, सो तो सही है ही, तुम इतने भावुक ना हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तो तुमने पर्चा छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूँ, मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी, और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वो पढ़ता था ना, हरिहर टंडन, वह बस्ती में कॉलेज का प्रिंसिपल है। एक मेरा सहपाठी था, वो रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव करता है, और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना कि असेंबली का स्पीकर भी है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिंती भी हंस पड़ी। खैर मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिस्रिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो बिंती बोली, खाइए, मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत स्वादिष्ट होती है।
अच्छा, अब तो बिनती का कंठ फूट निकला, अपने गुरुजी को बना रही है। चंदर बोला। मिश्रिया थोड़ी देर के बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बच रहा था तो बिनती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिनती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। बिनती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखे बिनती हमारी है या सुधा की है? बिनती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुंह में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिनती को दे दिया तो बिनती चंदर को दिखलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी ये हमें बहुत बनाते हैं, अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिल के इनका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से बिनती को थपथपाते हुए कहा, अब हम तश्तरिया धोकर रख दें, और तश्तरिया उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। बिनती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें बनाते रहते हैं, आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर बिनती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम झेप जाती हो तो। हाँ ऐसे ही। बिनती ने फिर झेप कर मुंह छिपा लिया और लात से सकुचा कर इंद्रवधु बन गई। बिनती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे पड़े थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थी जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डोले। झेपती थी तो मुंह पर सांझ मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूलों के कटोरे जैसे दो छोटे छोटे गड्ढे। और बिनती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी, और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और उंगलियों से अपने आंचल का छोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर झेप के और उसी तरह आंचल के छोर को मेटती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा सुधा, जरा बिनती की आंख देखो। इस वक्त आई अभी। बगल के कमरे में तश्तरी रखते हुए सुधा बोली, बड़े खराब हैं आप। बिनती बोली, हाँ बनाओगी ना आज से हमें, हमारा दिमाग ठीक करोगी ना? बहुत बोल रही थी, अब बताओ। बताएं क्या? अभी तक हम बोलते नहीं थे तभी ना। अब अपनी ससुराल में बोलना टुइयां ऐसी, वहीं तुम्हारे बोल पर रिझेंगे लोग। चंदर ने फिर छेड़ा, छी राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं करते, जिनकी अभी शादी होने जा रही है? अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय भी नहीं हुई। तय ही समझिए, फोटो इनकी उन लोगों ने पसंद कर ली। अच्छा एक बात कहे मानिएगा। बिनती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली, क्या? चंदर ने आश्चर्य से पूछा। बिनती आज सहसा कितना बोलने लगी है। बिनती बोली नीचे जमीन की ओर देखती हुई, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक ना किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया गुलगुले से परहेज। हाँ यही बात तो है। बिनती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती है, लेकिन मेरा ही दिल जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वो नरक है मेरे लिए, माँ की गोद नरक है और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ। कुछ चैन तो मिलेगा। बिनती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जब ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ। लेकिन आप ना कहा करें तो अच्छा है। बिनती को आंसुओं का तार बंध गया था। सुधा बगल के कमरे से सब कुछ सुन रही थी, आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर। बिनती क्यों रो रही हो रानी? बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल क्यों दुखाना, इससे क्या लाभ? और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राजदुलारी अब रोना मत। ए अच्छा, हम लोग नहीं मजाक करेंगे, बस अब चुप हो जाओ, रानी बिटिया की तरह जाओ मुंह धुआओ। बिनती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा। तुम उससे ससुराल का मजाक मत क्या करो, वो बहुत दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी, और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाता है।
अच्छा, वो कह रही थी तुम्हारी फोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। चंदन ने बात बदलने के ख्याल से कहा। और क्या, कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद कर दें? सुधा अकड़कर बोली। नहीं, सच सच बताओ, चंदन ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मुंह बिचकाकर सुधा बोली। उनके पसंद करने से क्या होता है? मैं ब्याह नहीं करूंगी। तुम इस फेर में ना रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से। इतने में बिंती आ गई। वो भी उदास थी। सुधा उठी और बिंती को पकड़ लाई और ढकेल कर चंदर के बगल में बिठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो तो अभी गुरगुराने लगे, बिल्ली कहीं की। सुधा ने उसे हल्की सी चपत मार कर कहा। बिंती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंख डालकर कहा, पगली कहीं की, आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा और चंदर उठकर चला गया।